गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल सिलेक्शन जुनून में। मैं रवि सिंह आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, क्वालिटी, जो कि मैंने आपको 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको बेसिक कंफर्म हो जाएगा। अभी हमको पता है पेट का एग्जाम 15 और 16 अक्टूबर को होना है, और उसमें जो क्वालिटी आ रही है वो 5 नंबर की आ रही है। तो 5 नंबर में जो भी आ रहे हैं इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी हैं कुछ, तो हम आज क्या करते हैं एक एक करके जो जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, कल हमने पढ़े थे थोड़े और कुछ आज हैं, इनको पढ़ते हैं। इससे क्या होगा, आपकी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो आइए पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति। आपको पता है संसद किससे किससे मिलकर बनी होती है? संसद लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, 3 से मिलकर संसद बनी होती है। और जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का पहला नागरिक होता है, सबको पता है। तो यहाँ पर हम कंपेरिजन करके पढ़ते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल। जो शक्तियां केंद्र में राष्ट्रपति रखता है वही शक्तियां राज्यपाल रखता है एक राज्य में। तो दोनों का कंपेरिजन करके अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, चीजें कैसे होती हैं। सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 52। अगर अनुच्छेद 52 के बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पर राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है यहाँ पे कि भैया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी। आपको पता है हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली चलती है। जैसे यूएसए में संसदीय शासन प्रणाली नहीं चलती, वहां पर अध्यात्मक शासन होता है, वहां पर राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। हमारे भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। यहाँ पर जो वास्तविक प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति है, और यहाँ पर क्या है भैया, अनुच्छेद अगर 153 की बात करेंगे तो यहाँ राज्यपाल का पद, यानी प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा उसके लिए। फिर यहाँ पे देखेंगे शक्ति और कार्य। प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के जो आपके शक्ति और कार्य हैं वो हम देखेंगे कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 53 में। इसके सापेक्ष देखिए एक एक जोड़ते जाइए। अब आप कहोगे सर एक जोड़ेंगे तो 53 होगा, तो भैया थोड़ा सा माइंड लगाना है आपको। 52 है तो +1 करेंगे 153, हम मान ले रहे 153 अगर जोड़ेंगे तो राज्यपाल क्या हो जाएगा, यहाँ राष्ट्रपति का पद होगा, यहाँ पर राज्यपाल का पद होगा। यहाँ पर शक्ति और कार्य किसकी होगी? राष्ट्रपति के अनुच्छेद 53 के तहत। अगर 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कार्य और शक्ति किसकी होगी? राज्यपाल की। ठीक है, नोट करते चलिए सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। राष्ट्रपति को चुना कैसे जाता है इसकी बात की गई है, और यहाँ पर निर्वाचन की बात की गई है आपके राज्यपाल की। ठीक, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आपके राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। याद रहेगा, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे अगर हम यही चीज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सापेक्ष में देखें, नो डाउट कि जो काम केंद्र में प्रधानमंत्री करता है वही राज्य में मुख्यमंत्री करता है। ठीक, यहां पर अगर हम बात करें तो यह है मंत्रिपरिषद, यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 74 में। यहां पर राज्य मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद 163 में। यहां 75 में क्या वर्णन किया जाता है? आपके प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री बोले तो प्राइम मिनिस्टर। यहां पर 164 में बात की जाती है मुख्यमंत्री। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए ये 7 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा भैया? 11। 7 5 12, 7 6 13। ठीक, 11 12 13। अब इधर जोड़ लीजिए तो कितना होगा? 6 3 9 1 10, 6 4 10 1 11, 6 5 11 1 12, 10 11 12 और 11 12 13। ये आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 76 में क्या होता है? महान्यायालय। आपको मैंने कल बताया था, महान्यायाधीश होता है वो केंद्र सरकार का सरकारी वकील होता है, महाधिवक्ता राज्य सरकार का सरकारी वकील होता है। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, महाधिवक्ता, ठीक है, इनकी बारे में आपको एक तथ्य याद रखना है कि ये सभी समितियों में भाग ले सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये याद रखना है कि इनके जो योग्यताएं होती हैं ये वही योग्यता रखते हैं जो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रखता है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 क्या होता है? जैसे 123 क्या होता था? क्या होता था? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की शक्ति। यहां पर क्या होता है? राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति। अच्छा, ये क्या होता है? अध्यादेश क्या होता है? जब कभी कानून की जरूरत पड़ जाए
और कानून बनाना पड़ जाए, जब लोकसभा राज्यसभा सत्र न चल रहा हो या 2 में 1 का सत्र चल रहा हो, तो अध्यादेश जारी करने की जरूरत पड़ जाए तो अध्यादेश जारी करके कानून को बनाया जा सकता है। लेकिन याद रहे ये कानून 6 सप्ताह तक ही अनुमोदन में रहेगा। अगर इसके बीच में दोनों सभाएं राज्यसभा लोग इसका अनुमोदन नहीं करती हैं तो ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 161 की बात अगर हम लोग करेंगे, 161 की बात करेंगे तो आपको पता है 161 में क्या है, 161 में है क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। ठीक है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, क्षमादान शक्ति, ये राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। और आपको पता है राज्यपाल राष्ट्रपति से एक मामले में पीछे है, यह मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता है और यह दोनों काम कर सकता है, परिहार लघुकरण, मतलब आपके सजा की प्रकृति को बदल सकता है, सजा की प्रकृति को बदल सकता है और क्या कर सकता है, सजा की अवधि कम कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता, इतना याद रखना है। 330 में क्या है, 330 में है भैया लोकसभा में SC/ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के स्थानों का आरक्षण, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के स्थानों का आरक्षण की बात की गई है। उसके बाद यही चीज 338 में की गई है, 338 में की गई है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और 338 के काम में की गई है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। याद रखना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इन दोनों में किया गया है वर्णन। 330 में क्या है, आपके लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षण या सीटों का आवंटन। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे 340 में बताया गया है कि पिछड़ा वर्ग आयोग होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की गई है कि प्रत्येक राज्य में एक पिछड़े वर्ग आयोग की अनुशंसा होनी चाहिए। अब उसके बाद यहां पे देखेंगे 124 आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, वहीं 214 हाई कोर्ट के बारे में बताता है, इतना याद रखना है। अनुच्छेद 85 है, यहाँ पे याद रखना है संसद के सत्र, सत्रावसन और विघटन के बारे में बताता है कि सत्र कैसे होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। और आपको पता है ये कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है, संसद का सत्र बुलाता है, सत्रावसन करता है और उसका स्थगन भी कर सकता है, विघटित भी कर सकता है। और आपको पता होगा लोकसभा जो होता है अस्थायी सदन होता है, यह निम्न सदन होता है, इसका विघटन किया जा सकता है और ये प्रधानमंत्री की सहायता पे राष्ट्रपति कर सकता है, समय से पूर्व भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रधानमंत्री होता है वो सर्वे सर्वा होता है मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखिए 123 मैंने अभी बताया था, 213 राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति, तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश शक्ति। 143 क्या है, राष्ट्रपति क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह लेगा या किसी कानूनी विषय पे सलाह ले सकता है, लेकिन उसे मानने के लिए वो बाध्य बिल्कुल भी नहीं। आपको 79, 80 इसको ट्रिक से याद कर लीजिए, सरल सा मतलब संसद, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, सा मतलब संसद, रा मतलब राज्यसभा, ला मतलब लोकसभा। अब यहाँ सब होता है, अगर मान लीजिए किसी मामले में राज्यसभा लोकसभा में वोटिंग हो रही है तो टाई की स्थिति में वहां लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। भैया क्या कर सकता है, वोटिंग। 108 क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, ये केवल साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। मान लीजिए ये राज्यसभा, ये लोकसभा और कोई ऐसा मामला है या ऐसा विधेयक है जिस पर दोनों की सहमति नहीं बन पा रही है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, दोनों लोगों को मिलाकर, और उसकी अध्यक्षता जो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यहीं पर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में एक चीज और जान लीजिए, लोकसभा ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और संयुक्त अधिवेशन किन किन विषयों पर नहीं बुलाया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन के मामले में हमारा जो होता है वो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। अगर संयुक्त अधिवेशन साधारण विधेयक को बुलाया गया है और 1/4 लोग द्वारा ये सहमति दे दी गई है तो वो विधेयक अधिनियम बन जाएगा। आपको पता है कोई भी विधेयक पहले विधेयक होता है, बिल होता है, उसके बाद राष्ट्रपति उसे साइन करते हैं तो यह एक्ट बन जाता है। धन विधेयक पे राष्ट्रपति की शक्ति ज्यादा नहीं होती क्योंकि पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। और याद रहे सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, और लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकते, ये आप अच्छे से याद रख लीजिए। उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 110, 111, 112, 114, 117। इसको देखिए 110 क्या होता है, धन विधेयक की परिभाषा बताता है। धन विधेयक क्या है, कर, जितने कर ऊपर हैं, संचित निधि, ये जितनी चीजें हैं यहां सब आती हैं धन विधेयक में। और मैंने अभी बताया कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकते हैं।
यहाँ 112 में क्या है, 112 मैंने बताया कि वार्षिक वित्तीय वितरण का वर्णन किया गया है, लेकिन याद रहे बजट शब्द हमारे संविधान में कहीं नहीं है, वार्षिक वित्तीय वितरण के नाम से जाना जाता है। 114 क्या है, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या होता है, जब कभी संचित निधि से पैसा निकालना होता है तो पहले एक विनियोग विधेयक लाया जाता है, उसके बाद ही आप उसे पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें 266 की, तो ये कहता है संचित निधि, संचित निधि का वर्णन करता है, और अनुच्छेद क्या करता है 267 आपका आकस्मिक निधि, जिससे पैसा राष्ट्रपति निकाल सकते हैं आकस्मिक प्रॉब्लम्स के लिए। 117 क्या होता है, वित्त विधेयक की बात करता है। 114 विनियोग विधेयक। 168, अब 168 और 169 यहाँ पे आपको याद रखना है, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद की बात लगातार करता है। और उसके बाद ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। आई होप अगर आप ये अनुच्छेद याद कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली आपके पेट एग्जाम या वनडे एग्जाम या कोई भी एग्जाम आप देंगे उसमें एक अनुच्छेद या दो अनुच्छेद यहाँ से पूछे जाते हैं। इसी के साथ मैं आज आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। और कल आपको मैं इसी टाइम आगे की चर्चा करूंगा, जिसमें मैं आपको कुछ और अनुच्छेद बताऊंगा।